साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर बिहार पर बात करते हैं। बिहार पर बात इसलिए करते हैं क्योंकि देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आजाद हिंदुस्तान के अंतर्गत पहली बार बिहार में रखी। कांग्रेस ने जब बिहार में आज अपनी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और राहुल गांधी भी पहुंचे। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वहां नहीं थे, लेकिन इसके अलावा सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद थे। और इस बैठक के साथ साथ ये संदर्भ भी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई कि देखो, हमने तेलंगाना में भी ऐसा किया था 2023 में। हमने वहां पे भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग रखी तो उसके 2 महीने बाद चुनाव हुए और हम वहां पर सत्ता में आ गए। ये उदाहरण इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि जिस बिहार से कांग्रेस दशकों से अपदस्थ है वो सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस के नहीं बल्कि महागठबंधन के संदर्भ में दावा किया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। बिहार के संदर्भ में जमीन की तलाश सीडब्ल्यूसी से आज क्या एक कार्य समिति की बैठक बिहार में लगभग मरी हुई कांग्रेस में कोई प्राणदायिनी का संचार कर सकती है? राहुल गांधी की यात्रा के बाद कांग्रेस की कार्य समिति के माध्यम से बिहार में कांग्रेस में नए जीवन का संचार करने की कोशिश को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर हम बात करें। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके प्रवक्ता डॉक्टर एचएन उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनने की हसरत है उस भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर ममता त्यागी जी हमारे साथ हैं। और इन दोनों की कोशिशों को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ममता त्यागी जी से करते हैं और ममता जी से समझने की कोशिश करते हैं 4.5 घंटे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की सर्वोच्च निकाय की बैठक, 51 नेताओं का उसमें संबोधन और इसके माध्यम से बिहार में तख्ता पलट की कोशिश जनमत के माध्यम से। डॉक्टर ममता त्यागी, इतनी घबरा गई आप खड़गे जी और राहुल गांधी जी की साझा कोशिश को देखकर? नमस्कार हिमांशु जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। हिमांशु जी, आज का राहुल गांधी जी के जो प्रयास हैं उसे देख के अनायास ही मुझे कुछ चीज याद आ गई। एक कहानी हुआ करती थी कि भुट्टे के खेत में एक बंदर घुसता है। वो एक भुट्टा लेता है, अपनी बगल में दबाता है, फिर आगे चल देता है, दूसरा भुट्टा तोड़ता है, वो फिर अगर बगल में दबाता है और वो यह सोच कर चल रहा होता है कि जब वो खेत से, उस फार्म से बाहर निकलेगा तो उसके पास न जाने कितने भुट्टे जुड़ चुके होंगे। तो राहुल गांधी जी की स्थिति कुछ ऐसे ही हो गई है। वो हर बार ये सोच के हर राज्य, हर चुनाव में कुछ नया पासा फेंकने की कोशिश करते हैं। एक भुट्टा तोड़ते हैं, अपनी बगल में देते हैं, पिछले को भूल जाते हैं, उसके रिजल्ट को भी भूल जाते हैं और लगातार इसी प्रयास के साथ में बढ़ते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अभी तक भी विकास की राजनीति नहीं करते या देश के कहीं से कहीं तक कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट को लाने की कोशिश नहीं करते। और कहीं ना कहीं उनकी नकारात्मक राजनीति मेरे अनुसार उनके लिए बहुत बड़ा कारण बन रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव चीजों पे बात नहीं करके नेगेटिव चीजें उछालते हैं। आज की सीडब्ल्यूसी की अगर मैं बैठक को भी देखूं तो देखिए, भारत जहां चंद्रमा के साउथर्न पोल, जिस पर आज तक कोई नहीं उतर पाया, वहां पर वो लैंड करते हैं। लेकिन वो बात क्या बोल रहे हैं उनके अध्यक्ष जी? मनुवादी। सोचिए, वो आज से लगभग 50 साल पहले की चीजों को आज फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि देश की जनता, देश की जनजीत, देश का लोग विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पर अपने आप को जैन एक्स का होने के बावजूद भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी जैन जी का हिस्सा हूं। तो कहीं ना कहीं उनका जो अपना एनालिसिस है वो गलत रहता है, जिसमें मन तो करता है आपकी बात पर भरोसा करें, आप सबसे बड़े राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं, लेकिन राहुल गांधी को जिस तरीके से आप खारिज कर रही हैं, घटना वैसी दिख नहीं रही है। राहुल गांधी ने अभी चुनाव आयोग की गतिविधियों पर सवाल उठाते हुए प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि ये हाइड्रोजन बम नहीं है, और जो भी बम उन्होंने फोड़ा, जैसे उन्होंने बताया कि वो डिलीट किए जाते हैं, साजिश के तहत किए जाते हैं और इस तरीके से किए जाते हैं। वो आज ही चुनाव आयोग का आया है।
चुनाव आयोग ने वोट डिलीटेशन की प्रक्रिया पूरी बदल दी। और जो भी वोट डिलीट की प्रक्रिया होगी, ओटीपी जाएगा, उस प्रक्रिया के माध्यम से होगा। राहुल गांधी तो झूठी बातें करते हैं, राहुल गांधी तो फालतू बातें करते हैं, राहुल गांधी तो गंभीर बातें नहीं करते हैं। पर पहली बार जब वो बोले तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर हो गए, दोबारा बोले तो चुनाव आयोग फिर कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया। आधार के संदर्भ में कांग्रेस में मांग कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के दखल के चलते वो आधार मानने के लिए मजबूर चुनाव आयोग को देख रहे हैं। आपको नहीं लगता है जितना आप राहुल गांधी को हल्का आंक रहे हैं, उतने ही आप चूक करते जा रहे हैं? स्पष्ट है, बहुमत की सरकार बनाने वाली भाजपा अल्पमत की सरकार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर हो गई, गठबंधन की सरकार पर आ गया। फिर भी कहते हैं राहुल गांधी कुछ नहीं। कहां भुट्टे भुट्टे के चक्कर में पड़ गए ममता जी? और हिमांशु जी, एक एक करके लेती हैं आपकी बातों को। सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग ने आज ओटीपी और आधार से लिंक किया, उसे जरा गौर से एनालाइज करेगा। ये वही समय था, पहले अगर टीन सेशन का समय आप याद करें, जब बूथ कैप्चर्स होते थे, सेशन ने नई चुनाव में जो सुधार नीति लागू की, तो उनको ये कह दिया गया बिहार में कि इनका तो कुछ ज्यादा ही दिमाग हिल गया है या चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहे, इसलिए नई नई चीजें लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने अगर कोई शिकायत या कोई चीज गलत है उसे आधार से लिंक किया, तो आप ही देखिएगा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया, चाहे वो बैंक हो, बहुत सारी चीजों में आजकल लाई गई, नहीं लाई गई। क्यों? क्योंकि चीजों को हम ऑथेंटिकेट कर पाए, उनको फुल प्रूफ बना पाए। ये एक कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस था। दूसरी बात, अभी मैं आपको एक बुक दिखा रही हूँ जिसको राहुल गांधी जी हमेशा दिखाते हैं। इस बुक की मैं आपको सबसे खास बात बताऊं हिमांशु जी, इस बुक के सबसे पहले पेज पर जो डिस्क्रिप्शन है वो है इमरजेंसी का। तो मुझे कभी लगता है राहुल गांधी जी ने ये बुक खोल के पढ़ी है, क्योंकि पूरा का पूरा पहला पेज डेडिकेट किया गया सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी को लेकर, कि किस तरह से इमरजेंसी के दौरान सारी संस्थाओं के जो हक हैं वो छीने गए, उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो राहुल गांधी जी अपने आप को जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों के माध्यम से या पर्ची जो उन्हें दी जाती है उनके माध्यम से अपने आप को जो बताने की कोशिश करते हैं, पर उनका विश्लेषण या उनकी गहराई उन्हें पता नहीं होती। उन्हें गहराई पता नहीं होती है, पर जिस इमरजेंसी के आधार पर भाजपा वर्तमान में संभावनाएं तलाशती है, वो इतिहास पढ़ती हुई भूल जाती है। जिस इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा करते हैं ना हम इमरजेंसी के लिए, इस देश की जनता ने 3 साल बाद उन्हीं इंदिरा गांधी को सर आंखों पर चढ़ाया था, उसी कांग्रेस को सर चढ़ाया था। 1977 की करारी हार के बाद 1980 की चमत्कारिक जीत का यह देश ही गवाह बना था। बहरहाल हम आते हैं डॉक्टर एचएन उपाध्याय साहब के पास। क्या उपाध्याय साहब, आपके तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लाले की खबरें आती है बिहार में, और एक सीडब्ल्यूसी की बैठक के आधार पर आपके नेता बताने की कोशिश करते हैं तेलंगाना में बनाई, बिहार में भी सरकार बनाएंगे। कितनी संजीदगी से ले आज की बैठक को, या आपने संजीदगी से नहीं लिया, हम लोग काय को इतनी संजीदगी से ले रहे? डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले बात तो आपको इस लुक के लिए बधाई दे रहा हूं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि आप जो है संपादक से ज्यादा आप तो नेता लग रहे हैं। और अच्छी बात है कि संपादक को भी, आप लोग तो राजनीति में रुचि रखते ही रहते हैं, लेकिन आप कुछ आजकल ज्यादा रुचि लग रहे हैं। आपकी चर्चा का जो कार्यक्रम है वो हमको बहुत पसंद है, इसलिए मैं जुड़ने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ममता जी के सवालों का हमसे ज्यादा जवाब आप ही ने दे दिया। अब जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी देखिए इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमेशा से संजीदगी रही है, हमेशा से संवेदनशील रही है। ममता बहन हमारी कह रही थी, राहुल जी को भुट्टे वाला उदाहरण बता रही थी राहुल जी को लेकर, आपने तो उनको जवाब दे ही दिया। राहुल जी की कौन सी बात गलत हुई, चाहे चीन के मामले पर हो, चाहे पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ का मामला हो, चाहे अमेरिका से जो ट्रंप से नजदीकी बढ़ा रहे हैं उसकी विदेश नीति पर जो प्रभाव पड़ रहा हो, चाहे रोजगार को लेकर रहा हो, जो कोरोना को लेकर रहा हो, चाहे जीएसटी को लेकर रहा हो, और आज तो तुरंत आपने चुनाव आयोग का उदाहरण दे ही दिया। अगर आप और आधार कार्ड को आप तो मान ही नहीं रहे थे, अब आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करने की बात कर रहे हैं और सिग्नेचर को जो है ई सिग्नेचर के रूप में जोड़ने का प्रयास की बात कह रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। आप विपक्ष के नेता को भी सुनिए। यही तो हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग से हम सवाल जरूर करेंगे अगर जनता के हित की जहां बात होगी।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाते हैं बचाने के लिए, कभी रविशंकर प्रसाद जी, कभी अनुराग ठाकुर जी, और कभी ममता बहन जी हमारी, भुट्टा का उदाहरण अरे लेकर। वो तो ठीक है, तो उपाध्याय साहब आपने देखो सारे विषयों में बोल दिया, पर आपके इतने नेता बिहार में आज आकर बैठक किए, कुछ शब्द उसके संदर्भ में बोल दीजिए, या आपको भी नहीं लगा कि उस पर कुछ बोलने लायक है? तो ये राहुल गांधी पर बोलकर आपने काम चला लिया अपने पूरी बारी का। जी नहीं, देखिए बिहार हमारे यहाँ प्रमुख राज्य है जो सामाजिक क्रांति की अग्रदूत रही है, राज्य राजनीतिक क्रांति की रही है। और आज निश्चित रूप से बिहार में हमारी CWC की बैठक होकर यह जो है संदेश भी देने का प्रयास किया गया है कि हम बिहार की जनता से उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र और लोकतंत्र के मजबूती के जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी स्वायत्तता बहुत जरूरी है, और उसकी स्वायत्तता से ही बिहार के लोगों का कि देश के लोगों का रोजगार का, सामाजिक न्याय का, अधिकार का सभी सवाल जुड़ा हुआ है। ये हमने आज वहां पर बैठक करके सिद्ध कर दिया। जहां तक सरकार एक बात बनाने बताओ की बात, उपाध्याय साहब, मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि आज जो CWC की बैठक थी वो किसके खिलाफ थी? वो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ थी, या तेजस्वी यादव की संभावनाओं के खिलाफ थी? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना, किसके खिलाफ आज इतनी बड़ी बैठक की है आप? डॉक्टर साहब हम जो है तेजस्वी यादव जी और हम लोग इंडिया गठबंधन के घटक हैं, हम लोग मिलकर बिहार में जो NDA घटक दल के लोग सरकार बनाना चाहती है उसके खिलाफ हैं। हम बिहार में जो बैठक की है लोकतंत्र को रौंदने वाली संस्थाओं और सरकार के खिलाफ है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को कुचलने वाले नेतृत्व के खिलाफ है, और देश को आगे बढ़ाने वाले जो है विचारधारा उसके समर्थन में है। हम न किसी के खिलाफ की बात जो आप कह रहे हैं, हम जो है संविधान के विरुद्ध जो कार्य करने वाली ये झट्टावादी पार्टी सरकार है, NDA की सरकार है, उनकी नीतियों के खिलाफ। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते हैं, हम लोग विचारधारा के खिलाफ है, हम देश के जोड़ने वाली विचारधारा के समर्थन में है। अरे इतना बताओ उपाध्याय साहब कि तेजस्वी यादव के संदर्भ में कुछ फैसला लिए कि नहीं लिए? बहुत बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा आना जरूरी है। CWC ने क्या माना? चेहरा जरूरी है या बस गठबंधन होना जरूरी है? देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को अब चेहरा और गठबंधन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी जो है विपक्ष के चेहरा ही है, उन्होंने अपने कार्यों से और जिम्मेदारी को जिस तरह से निभा रहे हैं उससे पूरे देश की जनता का विश्वास बढ़ा है। और बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी जो है राजद जो है निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, हमारा घटक है महागठबंधन का। तो उनकी संभावनाएं और हमारी संभावनाएं मिलकर हैं, उसमें अलग नहीं किया जा सकता है किसी को। देखिए लोकसभा का चुनाव हो, हमने ठीक है उतना अच्छा समर्थन हमको वहां बिहार की जनता से नहीं मिल पाया, उसका जो भी कारण हो, अब तो आगे खुलासे जो होंगे, हाइड्रोजन बम आदि आएंगे जैसा कि राहुल जी ने कहा, तो सच हो जाएगा कि वहां की जनता ने हमको नकारा कि जो है सरकार और राजनीतिक जो सत्ताधारी पार्टी है अपने संवैधानिक संस्थाओं से मिलकर हमारे वोट को जो है कम करने का प्रयास किया है। देखिए उपाध्याय का कहना है तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं, पर वो चेहरा है, ये बात कांग्रेस कमेटी ने तय नहीं की। पर मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाहता हूं, क्या संदेश गया आज बिहार में और देश में? कांग्रेस ने जो इतनी मशक्कत की, और क्या वाकई कांग्रेस ने गंभीर मशक्कत की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दो बड़े चेहरे इस बैठक में आए नहीं, ना सोनिया आई ना प्रियंका आई। क्या कहते हैं राजकुमार जी? सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई, इसका जवाब तो कांग्रेस के अंदर से आए तो बेहतर होगा। लेकिन आपने बात की कांग्रेस ने कितना गंभीर प्रयास किया। आप देखें राजनीति में परंपरा सी बन गई है, जिस राज्य में होते हैं वह हर दल अपनी एक बड़ी बैठक रखता है। लेकिन जिस तरह से केसी वेणुगोपाल आज बता रहे थे कि 2023 में हमने तेलंगाना में CWC की तो तेलंगाना में सरकार बन गई, अब हमने बिहार में की है, 2 महीने बाद बिहार में बन जाएगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि टोटकों से राजनीति नहीं होती, टोटकों से हार जीत नहीं होती। ठीक है, हमारे देश में लोग विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास हर तरह की चीज चलती है, पर टोटकों से सरकारें नहीं बना बिगड़ा करती। और संदेश जो गया है
अगर आप इजाजत दे तो तेलंगाना बिहार का फर्क मैं बता दूं। तेलंगाना में कांग्रेस बड़ी खिलाड़ी थी, नंबर 2 की खिलाड़ी थी वहां पे। बीआरएस सत्ता में थी, कांग्रेस अपोजिशन में थी, तो वहां उसकी संभावना बनती सत्ता की। बिहार में कांग्रेस चौथे 5वें नंबर की पार्टी, तो दूर दूर तक उस तरह की कोई संभावना वहां कांग्रेस के लिए नहीं है, महागठबंधन के लिए हो सकती है। जहां तक संदेश का सवाल है, मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन और बढ़ाने वाला है। जो अटकलें पिछले 1-1.5 साल से एनडीए में चल रही थी कि सीएम के नाम पर बीजेपी नहीं मान रही है, सीएम को घोषित नहीं कर रही है सीएम फेस, उन अटकलों को अब इंडिया गठबंधन में और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की कोई राजनीतिक समझदारी है। महाराष्ट्र में अगर आपने उद्धव ठाकरे को सीएम फेस घोषित किया होता तो शायद उतनी बुरी गति वहां महाविकास अघाड़ी की नहीं होती। तो बिहार में तमाम किंतु परंतु के बावजूद, लालू राबड़ी की जो राजनीतिक विरासत है उसका दबाव है, बोझ है, आरोपों का बोझ है तेजस्वी पर, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास अगर कोई सबसे बेहतर चुनावी दृष्टि से चेहरा हो सकता है तो तेजस्वी यादव है। उसमें कांग्रेस जितना नानुकुर करेगी, जितनी देर करेगी, अपने लिए और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगी। तो इसलिए कोई संदेश बहुत सकारात्मक नहीं गया है। अगर आप सीएम फेस पर क्लियर बात करते, चुनाव का शंखनाद करते, एकजुटता दिखाते, तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दृष्टि से बेहतर होता। लेकिन आपने कहा कि एक बात बताइए राजकुमार जी, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने ये बैठक सीटें जीतने के लिए कम, लड़ने के लिए सीटें का दबाव बनाने के लिए ज्यादा की है? बार बार 2020 का हवाला देके ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपनी हैसियत से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और परिणाम को खराब कर दिया। 70 सीटों पर लड़े, 19 सीटें जीते। कुल मिला के अगर पिछली बार महागठबंधन सत्ता में नहीं आया तो कांग्रेस की हठधर्मिता के कारण नहीं आया। क्या ये सब सीडब्ल्यूसी की बैठक वो 70 सीटें बिचाने के लिए है, लड़ने के लिए, या जीत की संभावनाओं के लिए? देखिए, इसके दोनों मकसद बन सकते हैं। एक तो कांग्रेस का जो संगठन है वो बिहार में भी उतना ही पस्ताल है जितना यूपी में है, तो अपने पस्ताल संगठन में एक थोड़ा संभावना जगाने के लिए, उत्साह बढ़ने के लिए। दूसरा, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के दौरान अपना दबाव बढ़ाने के लिए। 2020 में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर कांग्रेस अपनी हैसियत या जो जमीनी हकीकत है उससे ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ी होती तो शायद बिहार में तस्वीर कुछ और होती। आप देखेंगे जो छोटे छोटे दल हैं, लेफ्ट पार्टी जो है, उनका प्रदर्शन भी अगर परसेंटेज में देखें तो कांग्रेस से बहुत बेहतर रहा। वो कम सीटों पर लड़े, ज्यादा सीटें जीते। कांग्रेस 70 पर लड़ी, 19 जीती। अगर कांग्रेस अपनी हैसियत के हिसाब से और जमीनी हकीकत के हिसाब से सीटें लड़ेगी तो महागठबंधन के लिए बेहतर होगा, जिसमें कांग्रेस की भलाई शामिल है। इसमें कांग्रेस की संभावना शामिल है। मैं वापस ममता जी के पास आता हूं। ममता जी, क्या लगता है, राहुल गांधी ने बड़ा पसीना बहाया पिछले दिनों में, कांग्रेस 2020 से बेहतर स्थिति में? क्या देखती हैं आप? कांग्रेस अगर 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आपके लिए मुश्किल होगी, या कांग्रेस को कम सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे तो महागठबंधन गलती करेगा? क्या लगता है ममता जी आपको, आपकी सहूलियत किसमें है, कांग्रेस की कम लड़ने में या कांग्रेस की ज्यादा लड़ने में? देखिए, कांग्रेस या राहुल गांधी का जो स्ट्राइक रेट अगर अभी तक देखा जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी तरह लोकसभा चुनाव या वैसे चुनाव भी अगर देखे जाएं, और दिल्ली का, हम तो दिल्ली में बैठे आपके सामने डिबेट कर रहे हैं, तो दिल्ली का तो एग्जांपल मैं जरूर कोट करना चाहूंगी इस बात का जवाब देने से पहले। तो स्ट्राइक रेट अगर हम देखा जाए राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, तो काफी बेकार परफॉर्मेंस देता है हरियाणा और दिल्ली को अगर कंपेयर करते हैं हम, या उसकी बात अगर हम जिक्र करते हैं, तो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के आपस में कहीं ना कहीं एक बिहाइंड द कर्टन की नूरा कुश्ती भी हो रही है, क्योंकि एक चीजों की क्लैरिटी वो लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, उसी के बेस पे वो नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मेरे अनुसार वो उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये मानना है मेरा। अब इन लोगों का आपस की ये नूरा कुश्ती वाली जो आपने बात कही है, ये राहुल और तेजस्वी में ज्यादा है या भाजपा और जेडीयू में ज्यादा है? ममता जी, आपका अनुभव क्या बोल रहा है? दिखा कुछ रहे, कर कुछ रहे, ये आप लोग ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं या कांग्रेस और आरजेडी ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं?
देखिए, कोई भी बात का एग्जाम्पल या उदाहरण देने से पहले या भविष्य सोचने से पहले हिस्ट्री देखी जाएगी। तो हिस्ट्री अगर आप देखें तो जेडीयू और भाजपा ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में चीजें चलाई हैं और अभी भी चला रहे हैं और लगातार चलाते रहेंगे। तो ये कहने को मजबूर हो जाता हूं, अब भूल जाते हैं नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को कई लोग पलटू कुमार भी बोलते हैं। वो बयान अभी भी सोशल मीडिया में चलते हैं जिसमें अमित शाह जी बोलते हैं, नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आप देखती नहीं ममता जी, आप नीतीश जी के मुंह में ऐसे कैसे पड़ गई? हिमांशु जी, टेन्योर की बात की जा रही है, बातों की बात नहीं की जा रही है कि कितने सरकार कितने साल तक मिलकर सक्षम रूप में चलाई। बात इस चीज की जा रही है और वो बात कर रहे हैं हाइपोथेटिकल चीजों की। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग जो अगर सरकार देती है वो स्टेबल चलती है, लंबी चलती है और लगभग आप ही देखिए एक लंबी चलती है। ममता जी का कहना है, मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए हूं, उपाध्याय साहब से पूछना चाहता हूं। उपाध्याय साहब, बहुत लोग मानते हैं पिछली बार सत्ता में आप अपने कारण से ना आए, 70 की जगह 40 सीटों पर लड़े होते तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवाई दिए होते। इस बार क्या इरादा है? आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर देंगे जरा। देखिए डॉक्टर साहब, जब अब देश की जनता यह मानता है, जब से वोट चोरी का मुद्दा उनके दिमाग में घर बना चुका है, अब कौन कांग्रेस कहाँ कमजोर रही, कहाँ जीत पाई, कहाँ नहीं जीत पाई, उसका विश्लेषण करा बेमानी है। क्योंकि इनकी जो मिशनरी है सत्ता प्राप्त करने की, उसके आगे वोट बैंक की राजनीति दब जाती है। रहा कांग्रेस की बात, तो हम 2015 में 40 सीट पर चुनाव लड़े थे, 28 सीट जीते थे। उससे पहले ठीक है 19 में हमारा प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन उसका कारण कई अन्य भी हो सकता है। सीट बंटवारे में हमको वो सीट न मिल पाई हो जहां पर हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। देखिए हमारे जहां चुनाव लड़े वो सीमांचल क्षेत्र में ज्यादा मिल गए, जहां पर ओवैसी जी की पार्टी का प्रभाव पड़ गया, जिससे हम कई कुछ हजार सीट से कम 5-6 सीट हार गए। नहीं तो इसमें सरकार बन गई होती। और ओवैसी जी क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, देश की जनता जानती है। तो मैं आप लोगों से यही निम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा, पंजाब, इन सब की बातों को जब तक वोट चोरी का मुद्दा पूरी तरह से हाइड्रोजन बम का जो हमारे राहुल जी कहे हैं वो नया एपिसोड न आ जाए, तब तक और क्लियर हो जाएगा आ जाने पर ये कैसे सरकार उपाध्याय साहब, हम क्या समझे आपकी बात से? वोट चोरी के रूप में राहुल गांधी इतनी बड़ी क्रांति कर दिए हैं कि अब लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस को वोट देने के लिए। तो पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 145 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी। इस बार आंकड़ा बदल जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक आपने करी दी है बिहार में, इस बार 145 सीटों पर कांग्रेस और 70 सीटों पर आरजेडी। क्या कहते हैं, ऐसी उम्मीद बांधे आपके साथ? वोट चोरी का मुद्दा इस समय जनता के जहन में चढ़ गया है, राहुल गांधी के लिए लोग टूटे पड़ रहे हैं। नहीं देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लोकतंत्र के प्रति समर्थन है और सत्तावादी जो सोच है उसके विरुद्ध में है, उसका जो है लाभ इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी मिला है, उतना ही जितना हमको मिला है। जहां कांग्रेस पार्टियां नहीं है या जहां कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, घटक दल में दूसरे नंबर पर है, जैसे बिहार का ले लीजिए, यूपी का ही ले लीजिए, बड़ी पार्टियां जो है उनको लाभ तो निश्चित रूप से मिला है। लोकसभा चुनाव में यूपी का ही देख लीजिए, अखिलेश यादव जी ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, वो 37 सीट जीते, हम 6 सीट जीते। लेकिन दोनों को हमारे वोट जो राहुल जी के प्रति विश्वास हुआ है, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, युवाओं का, उसका लाभ पूरे घटक दलों को मिल रहा है। तो उसका लाभ पूरे घटक दलों को मिल रहा है। राजकुमार जी, आखिरी टिप्पणी। राहुल गांधी ही अब वोट दिलाने वाले नेता हैं। खामखा में नरेंद्र मोदी के प्रति लोग लालायित रहते हैं। समाजवादी पार्टी अगर 37 सीटें जीती तो राहुल गांधी के कारण जीती। बिहार में अगर सरकार बनेगी तो राहुल गांधी के कारण बनेगी। इसलिए तेजस्वी यादव के संदर्भ में कांग्रेस अभी तक समर्थन नहीं देती सीएम फेस के रूप में। इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, गठबंधन तो हमेशा एक दूसरे से लाभ मिलने की संभावनाओं पर ही किया जाता है, उसके अलावा कोई आधार होता ही नहीं गठबंधन का। तो ये कहना कि एक दल का लाभ दूसरे को मिला और दूसरे का पहले को नहीं मिला, मुझे लगता है अव्यवहारिक है और हकीकत से मुंह मोड़ने वाला है। दूसरी बात,
यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव और बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से वोट खींचने वाले बड़े नेता हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं उसके बाद उनके प्रति लोगों का आकर्षण तो बढ़ा है, और अगर वो मुद्दे मतदाताओं के मन में घर कर जाते हैं तो वोट बढ़ाने का काम भी करेंगे। लेकिन ये मान लेना कि तेजस्वी यादव के बिना राहुल गांधी बिहार में चुनाव जिता सकते हैं या अखिलेश यादव के बिना राहुल गांधी यूपी में चुनाव जिता सकते हैं, मुझे लगता है वास्तविकता से मुंह मोड़ने वाली बात है। ये वास्तविकता से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की अपनी बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सीडब्ल्यूसी की बैठक करके कांग्रेस ने यह संदेश तो दिया कि वह बिहार के चुनाव को लेकर संजीदा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत को भी लेकर संजीदा है? क्या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बिहार में अपनी जमीनी स्थिति के आधार पर सीटों की हिस्सेदारी चाहेंगे, या एक बार फिर हवा में रहते हुए अधिक से अधिक सीट पाने की कोशिश करेंगे? बिहार के चुनाव परिणाम में शायद कांग्रेस का यह स्टैंड ही एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा। आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस ने अपना आत्म मूल्यांकन कितनी सीटों के संदर्भ में किया और उसके सहयोगी दल उसके आत्म मूल्यांकन के संदर्भ में कितना असहमत हुए। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर ऐसी चर्चाओं का दौर हम लगातार जारी रखेंगे। और आज की इस बातचीत में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कल फिर मिलते हैं।